वेलकम टू ऑनलाइन डीसी क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एनपीओ के, उनको पढ़ेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अब इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो मेन सोर्स है इनकम का किसी भी एनपीओ के लिए। तो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स जो हैं वो फ़ीस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर रहने के लिए, तो वो आपका सब्सक्रिप्शन होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको शो करते हैं। क्यों डेबिट साइड में शो करते हैं? क्योंकि कुछ भी रिसिप्ट्स होता है, ऑल कैश रिसिप्ट्स, वेदर रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, उसको हम दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में शो होगा, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का होता है। सब्सक्रिप्शन हमारा हर साल हमें रिसीव होता है मेंबर्स से एज अ फीस, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, बट आफ्टर एडजस्टमेंट। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस ड्यू हो गई है, उन्होंने पे नहीं की। कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जिन्होंने पहले ही पे कर दी थी, तो इसलिए ईयर टू ईयर क्या है, बैलेंसेस आते रहते हैं। तो उन बैलेंसेस को एडजस्ट करने के बाद ही सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन है केवल वो ही क्रेडिट होता है। उसमें जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग है उनका हम एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ही इसमें आती है, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप लर्न कर लें। अकाउंट्स में लर्न करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, समझना है। तो आप देख रहे हैं ये एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं ईयर लाइन। यहाँ से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा ईयर एंड है। यहाँ पर मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का था बट अभी तक दिया नहीं गया, वो फीस जो मेंबर के ऊपर लास्ट ईयर ड्यू हो गई थी बट उन्होंने पे नहीं की, तो वो किस ईयर से बिलोंग करती होगी? लास्ट ईयर से बिलोंग करती होगी। यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि इस साल के अंत में इतने लोगों ने पैसा नहीं दिया, इतने लोगों ने अपनी फ़ीस पे नहीं की, तो वो किस ईयर से बिलोंग करती है? करंट ईयर से बिलोंग करती है। प्रीपेड एट द बिगनिंग, प्रीपेड एट द बिगनिंग का मतलब एडवांस में सब्सक्रिप्शन पे हो चुका है, यानी कि एडवांस में इस ईयर के लिए पे किया गया होगा, तो इस ईयर को बिलोंग करता है। और एट द एंड ऑफ प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, तो ये किस ईयर के लिए दिया गया होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया गया होगा, तो इसको हम करेंगे माइनस। तो जो भी मेरा इस ईयर से जो भी हमारा जो अमाउंट है वो इस ईयर को, ईयर लाइन को बिलोंग करता है, उसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे, बाकी को हम प्लस और माइनस करेंगे। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि ऑल रिसिप्ट्स, ऑल कैश रिसिप्ट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, डेबिट साइड में दिखा दिया जाता है। किसी भी टाइम पीरियड से बिलोंग करती हो, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करती हो, प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती हो या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती हो, उसको भी शो कर दिया जाता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता, वो ड्यूरिंग द ईयर के लिए बनाया जाता है और करंट ईयर के एंड में बनाया जाता है। तो उसमें मैचिंग प्रिंसिपल को देखते हुए सेम ईयर के जो भी एक्सपेंसेस हैं केवल उन्हीं को आप एक्सपेंसेस शो करेंगे, और जो सेम ईयर की इनकम है आप केवल उन्हीं को शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए हम यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल से बिलोंग करता था, प्रीवियस ईयर का है, उसको हम माइनस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसी ईयर को बिलोंग करता है, उसको हम प्लस करेंगे। और ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बिगनिंग में है, तो वो इस ईयर के लिए दिया गया होगा, तो इसको प्लस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया गया है, तो इसको हम माइनस करेंगे। अब आप यहाँ देखें इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे, यानी कि टोटल मुझे मिला है, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करता हो, प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता हो या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता हो, तो मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जो करंट ईयर से
बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ का आउटस्टैंडिंग है तो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, वो इस ईयर से बिलोंग करता है, उसको प्लस करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड, ये आपका है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग प्रीपेड, जो कि इस ईयर के लिए पे किया गया होगा, तो उसको हम प्लस करेंगे। और लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इस दिन आउटस्टैंडिंग था, ड्यू था अमाउंट, तो साल जो भी ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा साल स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले वाले साल का था वो, तो इसलिए मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा। और ये मेरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, इसको भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी एडवांस दिया गया है सब्सक्रिप्शन, ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए दिया गया है, तो इस ईयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसको भी क्या करेंगे, माइनस। और इसके बाद जो भी मेरे पास अमाउंट आएगा प्लस माइनस करने के बाद, उसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम होती है। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें एक क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है आपका लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। ये टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी मेंबर अगर आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी के लिए वो बनना चाहता है मेंबर, तो उसके लिए उसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। और क्योंकि वो आएगा तो पूरे लमसम पे करेगा, कैपिटल नेचर की होती है, एक ही बार दी जाती है। सब्सक्रिप्शन के अलावा जो भी एंट्रेंस फ़ीस उसकी होगी, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस पूरी ज़िंदगी के लिए वो फ़ीस पे करेगा, कैपिटल नेचर की होती है, बिग अमाउंट होता है। और रिसिप्शन पेमेंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि सारी ही रिसिप्ट्स हों, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या वो रेवेन्यू नेचर हो, रिसिप्ट्स के डेबिट साइड में जाती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर ही केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, और मेरे को मेंबरशिप फ़ीस रिसीव हुई है तो मेरी बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। और लायबिलिटी साइड ही क्रेडिट साइड होती है, तो हम बोलेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को। बस इसको ये याद रखने की ज़रूरत है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो होती है वो मेरा कैपिटल नेचर का आइटम है। सेकंड है आपके पास एंडोमेंट फंड। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार जो है वो थ्योरी में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड एक फ़ंड होता है जो कि अराइज किया जाता है, बनता है, या तो विल, उसको हम बिक्वेस्ट बोलते हैं, या गिफ्ट। ये इनकम का पार्ट है जो कि स्पेसिफिक फ़ंड के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, आपकी गिफ्ट्स और विल से बनाई जाती है, और स्पेसिफिक फ़ंड इसका होता है एंडोमेंट फंड। और परमानेंट इनकम देती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल नेचर की ये रिसिप्ट्स है। तो कोई भी आपसे पूछे एंडोमेंट फंड क्या होता है, तो ये फ़ंड है, अराइज होता है बिक्वेस्ट और गिफ्ट से, और ये स्पेसिफिक फ़ंड है आपका, परमानेंट इनकम देता है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट है तो उसका सीधा सा है, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वहाँ पर इररेलेवेंसी होती है, चाहे आपका रेवेन्यू नेचर हो, चाहे आपका कैपिटल नेचर का आइटम हो। अगर आपकी रिसिप्ट आई है तो वो डेबिट होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो रेवेन्यू आइटम्स को हम शो करते हैं। और बैलेंस शीट में क्योंकि वो स्पेसिफिक फ़ंड है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उसको हम शो करते हैं। एंट्रेंस फ़ीस, ये सबसे ज़्यादा बच्चे इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंट्रेंस फ़ीस, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन करते हैं तो उनको वो कई बार क्वेश्चन में ट्रीट उसको रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू आइटम करते हैं, कई बार क्वेश्चन में उसको वो एज अ कैपिटल करते हैं। तो इसके लिए एक इशू भी है कि क्यों इसमें इतना कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं एडमिशन या एंट्रेंस फ़ीस एक ही बार दी जाती है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो जो पर्सन है वो एक ही बार एडमिशन फ़ीस देगा, यानी कि वंस वो एक बार कलेक्ट की जाती है। बट पर्सन तो रेगुलरली जो है वो आते रहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तो रेगुलर बेसिस पर इनकम हो गई एनपीओ की तरफ से।
भाई एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो रेगुलर नेचर की है, बार क्योंकि लोग आ रहे हैं तो वो तो पे करेंगे, बट लोगों ने अपनी तरफ से एक बार दिया है। जो भी मेंबर हैं उनके लिए तो पेड एट वंस है, बट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से तो रिसीप्ट हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पर। तो एंट्रेंस फीस के केस में हम उसको कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही मानते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, क्वेश्चन साइलेंट है कि आप इसको क्या ट्रीट करें, एब्सेंस है किसी इन्फॉर्मेशन की, तो उस केस में आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट से ही ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू करेंगे। तो बिल्कुल एक तो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो है वो डेबिट साइड में जाएगी ही जाएगी, बट अगर वो रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं कि नहीं आपको इसको कैपिटलाइज्ड करना है या कैपिटल रिसिप्ट आपको इसको एज्यूम करना है, तो उस केस में हमारे पास चॉइस भी कुछ नहीं रहती है। कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में हम उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डोनेशन। अब डोनेशन भी आपके क्या किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं उसके बिहाफ पर हम डोनेशन को कैटेगराइज करते हैं। या तो स्पेसिफिक डोनेशन होगा या जनरल डोनेशन होगा। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दिया गया है, कि स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन है तो उस पैसे को केवल हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ही खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसको कहीं और खर्च नहीं कर सकते। हम बोले डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या उसका मेंटेनेंस रिपेयर हो रही है तो ही हम उस डोनेशन को इस्तेमाल करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो वो तो हुआ मेरा स्पेसिफिक डोनेशन। बाकी दूसरा है हमारे पास जनरल डोनेशन। ऐसे ही किसी ने कोई डोनेशन दिया, कोई इसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, तो दूसरा हुआ मेरा जनरल डोनेशन। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हम कहाँ उनको देखते हैं, तो क्योंकि रिसीव्ड होता है डोनेशन, इनकम है, रिसीव्ड हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, क्योंकि वहाँ पर कोई रेलिवेंसी नहीं है, कैपिटल नेचर हो या आपका रेवेन्यू नेचर हो, अमाउंट बस आना चाहिए। रिसीप्ट है तो आप उसको डेबिट साइड में लिख दें, आपने पे किया है चाहे रेवेन्यू नेचर के लिए किया हो या आपने कैपिटल नेचर के लिए किया हो, तो आपको पेमेंट साइड में शो करना है। खैर यहाँ पे जनरल डोनेशन के केस में बिग अमाउंट है तो हम उसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और कैपिटल रेवेन्यू हम उसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। अगर अमाउंट हमारा स्मॉल है तो हम उसको रेवेन्यू मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर स्पेसिफिक फ़ंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में हम लेकर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक फ़ंड के लिए होते हैं और जितने भी हमारे स्पेसिफिक फ़ंड होते हैं वो सीधे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होते हैं। सिक्स्थ है यहाँ पर लेगेसी। अब लेगेसी होती है विल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। ये स्पेसिफिक इसकी लैंग्वेज है, यही हमें बोलनी होती है। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ अ एनपीओ रिसीव एज अ विल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। कोई भी पर्सन जो है वो मरने वाला है और उससे पहले वो विल करके जाता है, ये वसीयत करके जाता है कि जो भी मेरी जायदाद है, जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, अकाउंट है, जितना भी मेरे पास बैलेंस है वो मैं किसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एनपीओ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अगर डिजीज्ड बीमार व्यक्ति डिजीज्ड पर्सन है तो लेगेसी हम उसको काउंट करते हैं, और वैसे ही वो देता है बिक्वेस्ट और गिफ्ट में, उसको हम इंडोमेंट फंड में शो करते हैं। पर दोनों ही हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट होगी, पैसा मिलेगा तो बिल्कुल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे उसको रिसिप्ट में शो करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर का है, और बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में एज ए लेगेसी जो है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। इसमें बच्चे कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो उसके यहाँ रेगुलर बेसिस पर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और स्पोर्ट्स मटेरियल्स अगर आते रहते हैं, क्योंकि क्लब्स वगैरह होते हैं, स्कूल्स हैं। न्यूज़पेपर तो जनरली सबके घर में आते ही हैं और एक टाइम के बाद वो स्क्रैप हो जाता है और उनको हमें बेचना होता है, और बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उस पैसे को हमें क्या कंसिडर करना है। तो अब ये जो आप इवेंट करते हैं ये बार बार होता है,
हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने जो भी हमारा सेल स्क्रैप, जो भी हमारा न्यूज़पेपर जो है स्क्रैप होता है उसको हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उससे हमें कोई पैसा मिलता है, तो रेवेन्यू नेचर का हुआ, तो बिल्कुल पैसा आएगा तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर हमारा कोई भी रेवेन्यू नेचर का होता है इनकम, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में इसका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, इसको हम रिसिप्ट साइड के डेबिट साइड में शो करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हम कोई सेल करते हैं किसी भी असेट्स की, तो एनपीओ में भी ऐसा होता है। हमारे पास बहुत सारी कभी कभी असेट्स होती हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं या फिर जो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं, उनको हमें बेचना है, तो हम उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें तीनों ही जगह वो इफ़ेक्ट डालेगा। रिसिप्शन पेमेंट में भी उसका इफ़ेक्ट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी उसका इफ़ेक्ट आएगा और बैलेंस शीट में भी उसका इफ़ेक्ट आएगा। अगर हम कोई भी असेट्स को, पुरानी असेट्स को बेचते हैं, तो हमें जो सेल प्रोसीड्स मिलती हैं, जो उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल रिसिप्शन पेमेंट में हम उसको क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड में हम उसको शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है केवल उसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ जस्ट लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें लॉस होता है किसी भी सेल असेट्स को सेल करने पे, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट होता है किसी भी असेट्स को बेचने पर, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और बैलेंस शीट बिल्कुल असेट्स की जो भी कॉस्ट होगी उसको हम माइनस करके दिखाते हैं उसकी बुक वैल्यू को, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है असेट्स की वो पता चल पाए। तो तीनों ही जगह इसके ट्रांजैक्शन होते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्योंकि सेल हुई है तो एनी हाउ डेबिट में ही आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल उसका प्रॉफिट और लॉस को हम कंसीडर करेंगे, और बैलेंस शीट में हम उसकी जो वैल्यू हमने सेल की है टोटल असेट्स में से उसको माइनस करके बैलेंस शो करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा इसको समाप्त किया हुआ है, इसकी समरी है। सेल प्रोसीड्स हमें कहाँ मिलेगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट और लॉस होगा तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बुक वैल्यू को हम माइनस करेंगे बैलेंस शीट से। तो ये है आपका सेल ऑफ असेट्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल है सेल ऑफ असेट्स का। यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं। मशीनरी के ऊपर डेप्रिशिएशन है 1 लाख रुपीज़ का। आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन द बिगनिंग जो है वो है 10 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 5 लाख। और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको शो हो रहा है सेल ऑफ मशीनरी 8 लाख रुपीज़, और ब्रैकेट में लिखा है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज़ 5 लाख रुपीज़। मीन्स मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज़, और आपने उसको कितने में बेच दिया है, 8 लाख रुपीज़ में। तो ऐसे देखने से लग रहा है 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी WDV लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखें, ये एक वर्किंग नोट है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितने की है, 5 लाख रुपीज़ की है। उसके ऊपर डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है, 1 लाख। तो नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ मशीनरी इज़ 4 लाख रुपीज़, और उसको हमने कितने में सेल किया है, 8 लाख रुपीज़ में। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 लाख रुपीज़। जस्ट अभी आपको बताया है कि कोई भी अगर प्रॉफिट होता है तो या लॉस होता है उसको हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में, और जो भी हमारी कॉस्ट वैल्यू होती है उसको हम माइनस करते हैं असेट्स में। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप देखें, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हम नॉन कैश आइटम नहीं दिखाते, इसका मतलब डेप्रिशिएशन वहाँ तो नहीं हम शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन ऑफ मशीनरी है 1 लाख रुपीज़, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 4 लाख रुपीज़ क्रेडिट में। और बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे। मेरे पास बिगनिंग में कितनी थी, 10 लाख रुपीज़ की थी हमारे पास मशीनरी, और कितने रुपीज़ कॉस्ट की हमने उसको बेचा है, 5 लाख की हमने उसको बेच दिया है। तो अब हमारे पास कितने की मशीनरी बची है, कितनी कॉस्ट की मशीनरी बची हुई है, 5 लाख रुपीज़ की। इस तरीके से हम करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलतियाँ करते हैं। और यही टॉपिक जो है वो वापस रिवाइज़ होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो में कि कितना डेप्रिशिएशन है, कितना आपका प्रॉफिट है या लॉस है। तो इसके लिए सेल ऑफ एसेट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं।
नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनरिज्म। ये अमाउंट जो है वो ऑनर के लिए होता है, मींस किसी का सम्मान करने के लिए हम कोई अमाउंट लेते हैं तो वो हम पे करते हैं, अमाउंट पे किया जाता है, बट किसको? एम्प्लॉय को नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी जो एनपीओज़ होती हैं वो बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करती हैं, चैरिटी फंक्शंस वगैरह करते हैं, जिसमें वो चीफ गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं। तो चीफ गेस्ट को बुलाएंगे तो उनको कुछ मेमेंटोज देने पड़ेंगे, कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, तो वो सारा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट वो पेमेंट आप एम्प्लॉय को तो नहीं कर रहे हैं, बाहर के व्यक्ति को कर रहे हैं, तो बिल्कुल पेमेंट है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो जाएगा, यानी कि पेमेंट साइड में जाएगा। और क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एनपीओ जो हैं वो ऐसे फंक्शंस को कंटिन्यूटी में करती रहती हैं, रेगुलर बेसिस पर करती रहती हैं, तो इसलिए हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। बैलेंस शीट में हम इसको शो नहीं करेंगे। फिर है हमारे पास कैपिटल फंड। जो भी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कैपिटल अकाउंट क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट, कैपिटल लगाओ और प्रॉफिट अर्न करो। बट एनपीओ में ऐसा नहीं है। एनपीओ में क्या होता है कि जो भी आपका डिफरेंस होता है असेट्स और लायबिलिटी के बीच में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जाता है। और यही हमारा जनरल फंड होता है, जिसको हम कैपिटल फंड कहते हैं। ये मिलता कैसे है? क्वेश्चन में हमें कहाँ देखने को मिलेगा कैपिटल फंड? हम क्या करेंगे, जब हमें क्वेश्चंस की जो भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है, फिर हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्राइव करना पड़ता है, उसमें कुछ सरप्लस या डेफिसिट आएगा, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो बैलेंस होता है कैपिटल फंड का, उसी में जाके रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आपका सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो ऐड हो जाता है, और जो भी डेफिसिट होती है वो लेस हो जाती है हर साल के एंड में, और नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में वो एज अ कैपिटल फंड जो है वो शो हम करके दिखाते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो बिल्कुल भी कैपिटल फंड आएगा ही नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस आता है, इट कैन बी रिजर्व और डेफिसिट, जब हम उसको प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड मिल जाएगा। लास्ट है हमारा स्पेसिफिक फंड। कोई भी फंड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, कोई उसका जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड में एक और बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आता है इसका ट्रीटमेंट, कि स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम या स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी फंड में प्लस और माइनस होते हैं। जैसे मैच फंड है, हमने कोई मैच कराया, उसके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, हमने उस मैच की कुछ टिकट्स बेची, उसके कुछ प्रॉफिट्स होंगे, हमने मैच में कुछ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह बांटे, उसके एक्सपेंसेस होंगे। तो इस तरीके से वो मैच फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया है। तो अगर मैच एक्सपेंसेस हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, टिकट जो भी हमें मिला है पैसा उससे वो उसमें ऐड कर लेंगे, रिफ़्रेशमेंट का माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी बैलेंस आएगा उसको आप लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट के। बट अगर नेगेटिव बैलेंस आता है, यानी कि मेरे एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हो गए हैं, किससे? मेरे फंड से। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं मेरे फंड से तो लॉस हो गया है, और बैलेंस शीट में नेगेटिव बैलेंस तो आप शो नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। इसका मतलब चार्ज करना पड़ेगा, मतलब जो भी डेबिट बैलेंस है, यानी कि वो आपको लॉस हो गया है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो वो आपके जो बचे हुए एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को, जो माइनस का बैलेंस है उस बैलेंस को आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें शॉर्ट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, क्योंकि स्पेसिफिक फंड है, पैसा मिलेगा तो बिल्कुल डेबिट होगा। बट अगर नेगेटिव है, लॉस में आ गया है,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आप उसको शो करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एक्सपेंसिव साइड में हम उसको शो करते हैं। और जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे या बैलेंस आपका बच जाएगा उसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।